नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर अपने तमाम दोस्तों के साथ बंगाल की राजनीति पर चर्चा करने के लिए आपके साथ हूँ। बंगाल में अगर हम आज का चुनाव का दिन देखते हैं तो जैसे आज बीजेपी ने की ओर से ये कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी थी और उन्होंने 4 ताबड़तोड़ रोड शो किए। उन रोड शो में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिस पर हम लोग बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन बातों का क्या मायने हैं और आगे होने वाले चौथे फेज की जो वोटिंग है उसमें इसके क्या अर्थ हो सकते हैं। उसी तरह से जो लंबे समय से हम देख रहे हैं, एक अकेली ममता दीदी ने इस पूरे केंद्रीय गृह मंत्री का जवाब देते हुए 3 सभाओं में उनको जवाब देने की कोशिश की और अपनी तरफ से जैसे कि वो रणनीति में रोज बदलाव करती दिखती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो आज जो कह रही हैं उसको कल से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी, कल उसका कोई राब्ता नहीं रखेंगी, उस तरह से करती हुई दिखाई दी। आज उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया केंद्रीय, फिर चूंकि ये कई बार लगा चुकी, उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो कि इस समय लोगों को वोट कराने में लगे हुए हैं, उनके अंदर ये सुरक्षा देने में लगे हुए हैं कि वो वोट करें। और जो 80% का फिगर जब भी हम लोग बात करते हैं किसी से तो वो आसानी से कह देता है कि नहीं ये पहले भी होता रहा बंगाल में, और ख़ासतौर से बंगाल का रीजनल मीडिया है उसकी ये सबसे बड़ी आदत है कि ये पहले भी होता रहा है, इसमें कोई नया नहीं है। लेकिन वो खुद अगर उनकी अपनी रिपोर्ट में झांक लें तो उनको पता चलेगा कि पहले के 80% या 77%, 80% मतदान का अर्थ कितना हुआ करता था और वो मतदान क्या था। अगर राजनीतिक हिंसा यहाँ हो रही है, डर का माहौल है और आपको आज भी वोट देने जाने वक्त आपको बमों की आवाज़ सुनाई देती है, आपको धमकियां मिल सकती हैं, आप पर हमले हो सकते हैं। यहाँ तक कि जब हम बातचीत कर रहे थे उससे कुछ ही देर पहले अध्यक्ष जो बीजेपी के यहाँ के हैं और सांसद दिलीप घोष के कार पर हमला हुआ, ऐसा उन्होंने कहा, और किस तरह से पूरा रोक कर हमला हुआ। यानी जिस इससे पहले हुए मतदानों की बातें की जाती थी वो उसी तरह का मतदान था जैसा कि दशकों पहले यानी टीएन शेषन के चुनाव आयुक्त बनने के वक्त किए गए रिफॉर्म से पहले कि जो हम लोगों ने चुनाव देखे हैं यूपी बिहार के, कि वहाँ जो बूथ को किस तरह से मैनेज कर छापा कर किस तरह ऊपर बढ़ाया जाता था। तो उस तरह का राजनीतिक हिंसा जब यहाँ होती है, अभी भी वो हो रही है यूपी और बिहार में, आप इस तरह की हिंसा आप नहीं देख रहे हैं। तो वहाँ इस तरह का जो बढ़ता हुआ वोट है उसके पीछे उस सुरक्षा का भाव है। यानी पूरे देश में मैं जब भी चुनाव देखता हूं तो मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि युवा लोगों को वोट देने के लिए माँ बाप खुद ला रहे हैं, जबकि जब हम लोग पहली बार वोट देने जाते थे या उस समय वोट देने की कोशिश करते थे तो माँ बाप ज़्यादातर ये कोशिश करते थे कि न जाएं, क्योंकि उस वक्त बूथ पर झगड़े हो सकते थे और बहुत जो बूथ कैप्चरिंग की आपने जो पूरे शब्द सुने थे वो उस समय बहुत आसानी से होते थे और बाद में आपको बैलेट बड़े हुए बिखरे मिलते थे। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने उन सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया जो सुरक्षा बल इस समय लोगों के अंदर ये भाव पैदा करने में सफल हुए कि वो वोट दे सकते हैं, इसके बावजूद कि गांव के अंदर उनका कोई दखल नहीं होता। सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो गांव की है या उसकी है, उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। और वहाँ जो अभी भी रोकने की घटनाएं, जो उन पर हमले की, समर्थकों पर विपक्षी पार्टी के जो समर्थक है उन पर हमले की घटनाएं ज़्यादातर 99.99 अगर आप गौर करेंगे तो वो सब टीएमसी पर जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये सुरक्षा बलों पर आरोप लगाना ये सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो रोज कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में कुछ ऐसा कर जाती है जो गलत दिखता है, जिसको आप अगर हम देश के संवैधानिक जो एक ढांचा है उसके खिलाफ खड़ा दिखते हैं कि ये कहीं ना कहीं उसको डेंट कर रहा है, उस पर सवाल करता हुआ दिखता है। मैं ममता दीदी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन इस तरह के बयान ये सीधे तौर पर बताते हैं कि आप सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसी चीज़ें कह रहे हैं। यानी जब ऐसी चीज़ें कहते हैं तो आपका फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दिखने लगता है। इसका मतलब जिस तरह बीजेपी ये आरोप वो खुशी जाहिर कर रही है कि पहले 3 हम लोगों ने जो पहले 3 चरण के चुनाव हुए उसमें हमने एक सफलता हासिल की और एक बड़ी सफलता हासिल की है, उस पर हम लोग इसी के बात करेंगे कि जिस तरह से ममता दी ने एक नारायणी सेना बनाने को लेकर कहा कि वो झूठ है और उसको किस तरह से बीजेपी झूठों की पार्टी है उसको बेच रही है। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा बलों को घेर लिया। इससे पहले आपने देखा था चुनाव आयोग के लिए, जबकि वो खुद 2 घंटे में जब वहाँ बैठी रही, उन्होंने नंदीग्राम में जो वोट बूथ पर जाकर जिस तरह को उन्होंने शो किया उसके बारे में चुनाव आयोग खुद कह चुका। बल्कि मैं एक और चीज़ जिसको
वो बोलती हैं कि ममता बनर्जी ने जो सीधा, मतलब कल पीएम मोदी और जो अमित शाह गृह मंत्री जिस तरह के आरोप लगा रहे थे, उनको चूंकि ममता बनर्जी खुद ही अब इस पूरे मामले को हैंडल करती हैं, उनके पास कोई इस तरह का थिंक टैंक नहीं दिखता, उनके पास इस तरह की कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई इस तरह की रणनीति बना कर दे रहा हो या उस पर एक तमाम राज्य के नेता उनकी पार्टी के चल रहे होंगे। मुझे लगता है कि इस समय जिस तरह टीएमसी का इस समय लड़ रही है, क्योंकि ममता दीदी की लोकप्रियता से अभी भी कोई इनकार नहीं कर रहा है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी चुनौती का, इतने बड़े जो लोगों के साथ कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, उसका सामना कर रही है और ताकत के साथ सामना करती दिख रही है, तो वो ममता बनर्जी हैं। लेकिन उनकी रणनीति मुझे लगता है कि जैसे अब सिर्फ उन पर निर्भर रह गई। अब उनको किसी से, अपने लोगों से बातचीत मुझे लगता है कि किस तरह करती होंगी या कैसे कर रही हैं, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार अलग अलग जगह से लड़ रहे हैं, जो उनकी पार्टी जिस मैनिफेस्टो को फॉलो कर रही है, उसको अगर हम अलग रख दें और जो प्रैक्टिकल बात होती है, तो जिस रणनीति पर वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिर्फ ममता बनर्जी की रोज बदलती हुई रणनीति है। ऐसे में कोई फौज किस तरह से, हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं जैसे नया ट्रेनिंग शेड्यूल हो और आपको आज रात, जब आप कल सुबह जंग में जाते हैं और तब आपके हाथ में थमा दिया जाए, आप अगले दिन के लिए बात करते हैं तो पता चलता है कि आपको अलग दे दिया गया। यानी एक जगह आप कुछ और बनाते हैं, फिर अगले दिन कुछ और बनाते हैं। आज उन सारे सवालों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहे या गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, उनके जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि 2 सिंडिकेट हैं। यानी जिस सिंडिकेट, तोलाबाजी के सिंडिकेट, कट मनी और इन तमाम पर बीजेपी या तमाम विपक्षी पार्टियां, इसमें बीजेपी ही सिर्फ नहीं है इस तरह के आरोप लगाने में, आप अधीर रंजन चौधरी को देख सकते हैं, तो उनके आरोपों को वो ज़्यादा गंभीरता से लगाए जा रहे हैं। वो ज़्यादा और ज़्यादा ताकत के साथ इस बात पर लगाते हैं कि किस तरह से इस पूरे राज्य में 10 साल में क्या किया गया। उसके बाद अगर आप सीपीएम की तरफ देखते हैं, जिसको हटाया ही 34 साल के बाद गया था, जिसके ऊपर इतने सारे आरोप थे, वो भी ये कह रही है कि पिछले 10 सालों में उनसे भी ज़्यादा, मतलब उनको, वो खुद उसको एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि बहुत ही ज़्यादा सिंडिकेट चल रहा है, लूट हो रही है, करप्शन है। अम्फान का मसला तो सब लोग देते ही हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने आज कहा कि 2 सिंडिकेट, एक अमित शाह और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पहला सिंडिकेट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरा जब वो बोली तो उन्होंने फिर वही शब्दों का इस्तेमाल किया जिन शब्दों के लिए उनको कई बार खुद उनके लिए कुछ कहा जाए और उसमें कुछ में भी आदर साथ में जुड़ा हो। मतलब एक जो व्यंग है उसमें गरिमा का कहीं उल्लंघन होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन बहुत सारे, मैंने देखा बहुत सारे जो लोग जिनको राजनीतिक विचारधाराओं का सम्मान करने या राजनीतिक विचारधाराओं में व्यक्तियों की श्रद्धा का सम्मान करने की बजाय उनको एक खास विचारधारा और पार्टी से जिस तरह की नफरत है, उसमें आज वो वीडियो बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दीदी ओ दीदी में क्या गलत है, और आदरणीय दीदी और ओ दीदी कहना किस तरह से उन्होंने बताया। उनके मतलब मैं उस पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग, मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग एक स्वस्थ जो डिबेट है, जो डिबेट तो नहीं है, मतलब जो मेरा डायलॉग है आप लोगों के साथ, वो स्वस्थ रहे, और मैं आप लोगों से पूछने की भी कोशिश करूंगा। मैं अभी इस पर, चूँकि अभी 10-15 दिन में हम लोगों ने शुरू किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को समझ पाया हूँ जिसमें कि आपकी भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो सके। यानी मेरे साथ जो आपकी सवाल जवाब है वो हम लोग कर सकें, वो मैं समझने के बाद आपके साथ करूँगा, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि मैं आपसे भी समझूँ, आप क्या चाहते हैं उसको समझूँ और उस पर जवाब दूँ। लेकिन हम लोग वापस आते हैं, उन्होंने आज फिर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि पहला सिंडिकेट खुद नरेंद्र मोदी है और दूसरा उनका गल फूला गाल वाला प्यारा, गल फूला गाल वाला अमित शाह को कहा कि पहले चरण में, और फिर उन सीटों को कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने 65 से 70 सीटें कही हैं, वो उनको कहीं नहीं मिलने वाली और कोई जादू नहीं है। मैं कहती हूँ कि लेफ्ट की मदद से उनको 25 सीट बन रही हैं। ये उन्होंने आज मान लिया ममता दीदी ने कि 3, उसमें जो पहले सिर्फ 3 सीट पर खड़ी थी, 3 सीट पर खड़ी हुई पार्टी को उन्होंने पहले 3 फेज में 25 सीट खुद से मान ली। ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक सकारात्मक ममता दीदी की तरफ से दिया गया संदेश है कि वो जिस तरह से लड़ रहे हैं वो कमजोर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पहले 3 फेज में अभी तो बहुत सारी सीटें बची हैं, तो 90 सीटें गई हैं, लगभग 203 सीटों के बीच अभी बचा हुआ है। अगर वो 25 सीटें उनको मान रही हैं तो आगे की तरफ बढ़ते हुए सीटें कितनी बढ़ेंगी उनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी 3-5 फेज बचे हुए हैं। 3 फेज में उनको 25 सीट दे रही है लगभग। ममता बनर्जी के इस असेसमेंट को हम देखते हैं तो ममता बनर्जी खुद अपने मुंह से बीजेपी को 100 से
110-120 सीटों के करीब मान रही हैं। जैसा कि हम लोग जब यहाँ आए थे 1 से सवा महीने पहले, तो एक अमूमन हर आदमी के अंदर इस बात की तरफ थी कि बीजेपी 120 से 30 सीटों पर आज की तारीख में खड़ी है। तो आज ममता बनर्जी का ये एक बयान जो आप लोगों को ज़रूर गौर करना चाहिए, एक तो वो बयान होता है। दूसरा, फिर हम अब जो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, और फिर इसमें शब्दों की मर्यादा की बात होती है, वो एक इस तरह की मतलब उन अपनी महिला जो उनके पार्टी की नेता है उनसे एक मैसेज दिलवाती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि किस तरह से देश का प्रधानमंत्री ये इस तरह से बोलता है जिससे बंगाल की महिलाओं का अपमान होता है। और वो फिर आज इस तरह जब बोली तो उसमें शायद किसी का अपमान उनको नहीं लगता है। एक और बात, आज जिस तरह से सुरक्षा बलों पर लगातार वो आरोप लगा रही है, वो कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है। उस आरोप को आप देखेंगे, वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लगता है कि टीएमसी की जो चुनावी मशीनरी थी, जिसके सहारे उन्होंने 2018 के पंचायत चुनाव में जिस तरह का एक नंगा नाच किया लोकतंत्र के खिलाफ, जिस तरह से लोगों को, वो साफ है, मतलब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें सारी मशीनरी, राज्य की मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी, और उसमें वो आपने किसी भी विपक्षी का रोल नहीं प्ले करने दिया। ऐसा आरोप मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, मैं इसलिए लगा पा रहा हूं क्योंकि उस समय 2018 के तमाम चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया, आप लोगों ने तमाम जगह देखा होगा। और आज जब बहुत सारे लोगों से आप बात करते हैं जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, जो ममता बनर्जी के कई जगह पर कई खिलाफ वोट भी देने की बात करती है, हालांकि उनकी संख्या नगण्य है। मैं फिर बार बार कहूँगा कि इस समय की लड़ाई में ये बात साफ है कि ध्रुवीकरण की तरफ है। हम लोग अभी इस पर भी बात करेंगे कि आखिर मुस्लिम वोटों को किस तरफ जाना था। तो उस पूरे मसले में आप इस भाषा की मर्यादा को देख सकते हैं कि ये कहाँ रखी गई है। इसके बाद हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज जो बीजेपी की कमान संभाले रखी गृह मंत्री अमित शाह ने, सिंगूर से शुरू हुआ ये उनका रोड शो। सिंगूर फिर एक बंगाल की राजनीति का प्रतीक है, जो बंगाल में वाम मोर्चे के 34 साल के शासन में जो कील की तरह चुभा, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक सील बंद उसमें, जहाँ किसी आदमी की आवाज़ की तो बहुत बड़ी कीमत है, जहाँ मुझे लगता है कि जो यहाँ के जो मीडिया के आवाज़ थी वो भी इस तरह की आवाज़ थी जो बहुत ही मैनिपुलेशन के बाद गुजरती थी, या जिसको कई स्कैनिंग करने के बाद गुजरना होता था। और बंगाल जो मीडिया यहाँ का रीजनल मीडिया है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो कई चीज़ों में उनको डिफेंड करता हुआ रखता है, क्योंकि वो बेसिक लाइन में ये डर भी है। ये चीज़ मुझे लगता है, ऐसा मैंने महसूस किया, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनको लगता है कि ये जो नारे हैं, जो बीजेपी पार्टी आ रही है, जिसके कि खुद वो कह रही हैं 2 गुजराती हैं, मतलब ममता बनर्जी अकेले ही अपनी राज्य की जो पूरी अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स है उसकी धुरी हैं, और धुरी नहीं, अब तो वो उसकी सतहों पर भी सिर्फ वही हैं। यानी जो भी दिखता है घूमता हुआ चाक, उसमें आपको घुमाने वाला चाक ही नहीं, वो जो घूम रहा है वो भी सिर्फ ममता बनर्जी ही है। इस समय के चुनाव के बाद वो अकेली महिला अपनी पार्टी को खेते हुए आगे बढ़ रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो करप्शन है, भाईपो है, अम्फान है, या इस तरह की सीरीज है जो उनके खिलाफ विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है वो तुष्टीकरण का आरोप है, तो वो अकेले उसको धोने की कोशिश में लग रही हैं। उनका किसी से मुझे नहीं लगता कि इस तरह का संवाद होगा जिसमें कि वो रोज रणनीति बनाकर उसको मैसेज भी किया जाता हो, या जो उसको नीचे तक वो जा सके, उस तरह का कोई मैकेनिज्म इस समय करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि वो हर रोज जिस तरह से प्लान बदलती है, हर रोज जिस तरह से स्ट्रेटजी बदलती है, वो किसी भी बाहर के आदमी का तो सर चकरा ही रहा है। जो तृणमूल में इस समय जीत के लिए कोशिश करने वाली जो टीम बनाई गई है, जिसमें IIM, IIT या इस तरह के लोगों की बहुत सारी चीज़ें, और मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर का एक आइडिया भी रहता है कि इस तरह की चीज़ों खबरों के साथ ये लगता है कि जैसे वो पढ़े लिखे या ख़ास इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग जो हैं इस देश के जनतंत्र को शेप दे सकते हैं। वो मतलब उनके जो मतदाता हैं उनको वो समझा सकेंगे, उन मतदाताओं को जिनको शायद बहुत सारों को अपने यहाँ के कैंडिडेट का नाम भी मालूम नहीं होता, या जिनको ये मालूम नहीं होता होगा कि दिल्ली में किस किस पार्टी में मतलब सत्ता में शामिल पार्टी और उसके नेता सिर्फ नरेंद्र मोदी के अलावा कौन कौन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को या JP नड्डा को लोग अब जानने लगे हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बाकी के बारे में अभी भी यहाँ बहुत सारे अनभिज्ञ हैं। उनकी पूरी स्ट्रेटजी को प्रशांत किशोर की हाई प्रोफाइल जो टीम है वो संभाल रही है। अब ममता दीदी की रणनीति लेकिन उस तरफ नहीं दिखती है, वो सीधे व्यक्तिगत जिस तरह की राजनीति में वो हमेशा रही हैं, लेकिन आज उसमें उनका एक जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो समन्वय का भाव है वो दिखता है।
फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने आज एक और बड़ी चीज़ बोली। आज उन्होंने कहा कि 65 से 68 यानी सिंगूर फिर मैंने कहा राजनीतिक प्रतीक का महत्व है। जब 2006 में 2007 में देश के उद्योगपति जो बड़े जाने माने उद्योगपति टाटा अपने कारखाने नैनो को लेकर यहाँ आए और उस समय जो वाम मोर्चा की सरकार थी उसने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ की पॉलिसीज थी, जिस तरह से फैक्ट्रियों में हड़ताल एक पूरा नियम बन चुकी थी और जिस तरह 1 बजे या 10 बजे आपको कई बार यहाँ कोलकाता की सड़कों पर धीरे लंबा जुलूस जाता दिखता था, जिसमें काम करने वाले फैक्ट्री मजदूर बाकायदा वो मालिकों को गाली देते हुए निकलते थे और फिर सरकार का रुख भी वही रहता था। धीरे धीरे वो फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी और जब वो रियलाइज़ किया, जब उन्होंने लगा कि इस समय जो युवा पीढ़ी बढ़ रही है, क्योंकि देश अभी सबसे ज़्यादा युवा देश दुनिया में, अगर 26 साल का लगभग उम्र अगर हम लोग उसको देख रहे हैं तो वो उस समय कितनी रही होगी, वो युवा होती हुई आबादी के प्रति जो अगर वाम मोर्चा ने उस वक्त मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कई बार प्रफुल्ल विद्वई की किताब पढ़ने के बावजूद मुझे ये नहीं लगा कि उस समय उन्होंने इस तरफ क्यों बढ़े थे। मतलब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरी तरह से कोलकाता को, जो देश के तमाम लोगों को, खासतौर से यूपी बिहार के लोगों को बहुत रोज़गार देता था, और किस तरह से उसका हाल किया गया। उसकी बड़ी बड़ी मिलें, उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इस शहर का एक जादू बनी हुई थी, जिसके जादू के जोर पर सब पूरे देश का युवा खिंच कर यहाँ चला हुआ आता था। और जैसे हम लोग अक्सर पहाड़ के लिए एक कहावत इस्तेमाल करते रहे कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी बहकर नीचे आती है और मैदानों के काम आती है, उसको पहाड़ अपने आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ये तमाम देश के युवा खींचकर कोलकाता और बंगाल की तरफ चले आते थे। लेकिन जब एक लंबा इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ एक पॉलिसी बनने लगी और ये जानबूझ के, यानी कारखाना लगाने वालों को चोर करार दिया जाना या इस तरह की चीज़ें करार दिया जाना एक परंपरा बन गई हो, तो उस वक्त धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा ख़त्म होता चला गया। वो फैक्ट्रियाँ जो यहाँ कभी धुआं उगलती थी और जिनके से निकलने वाले लोग अपने गांव तक पैसा भेजकर अपना घर चलाते थे, वो धीरे धीरे बंद होने लगी और राजनीति इस तरफ जाने लगी कि यहाँ के युवा के गुस्से को आप किस तरह कंट्रोल करेंगे। लिहाजा आपने कोई उद्योग को आनन फानन में इस तरह की चीज़ें सोची गई और बिना जनता तक उस मैसेज को दिए हुए, यानी आपने अगर किसी के अंदर ये विश्वास बिठाया हुआ था, चूँकि एक मुझे याद है कि वाम मोर्चे का शासन एक सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टम्स इस तरह कि वहाँ जो सिस्टम है उसमें से लोकतंत्र में जो लोग कहते हैं कि तंत्र काम कर रहा था, लोक गायब था। तो उस तंत्र में आपने लोग से संवाद किए बिना इस तरह की एक बड़ी स्कीम लाई और उसका इस्तेमाल हुआ कि किसानों को जब उनको कहा गया कि ये आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी और इसके बदले में आप हमेशा के लिए मजदूर बन के रह गए, एक मूवमेंट खड़ा होता है, उस मूवमेंट को शेप दी जाती है और उस मूवमेंट को शेप देने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ममता दीदी का एक चेहरा उस आंदोलन की पहचान बनकर निकलता है। एक और आज एक मतलब जब सिंगूर में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे थे, तो एक और बातचीत हमको मुझे लगता है कि एक और उस पर बात करनी चाहिए। सिंगूर सिर्फ प्रतीक था, साथ ही साथ सिंगूर के उम्मीदवार भी एक प्रतीक है। यानी जो रविंद्र हैं जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो 4 बार के वहाँ से जीते हुए, जिनको टीचर के तौर पर माना जाता है, मतलब उनको बंगला में जो उनके लोग प्यार से उनको जो लगातार कई बार जीते हुए और उस आंदोलन की रीढ़ रहे, उस आंदोलन की स्ट्रेटजी तय करने वाले रहे रविंद्र। वो चुनाव में बीजेपी में टीएमसी से आए हैं। जिस तरह से हमने शुभेंदु को देखा उसी तरह से हमने इनको देखा, यानी सिंगूर और नंदीग्राम के वो लोग जिन्होंने उस विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था और उसको उसी के शान पर चढ़कर ममता बनर्जी का एक नया नेतृत्व यहाँ की जनता को मिला था, जिसने कि पूरे 34 साल के वाम मोर्चे के शासन को उखाड़ फेंका था। तो वही आज हम लोग जब देख रहे थे सिंगूर में, तो ये सब बातें याद आ रही थी। अगर मैं कहूँ 2 चीज़ें, 2 नाम बहुत बड़े होते हैं, नंदीग्राम और सिंगूर, जिन्होंने पूरे उस दौर की राजनीति को अगर हमको समझना है 2007 से 2015 तक की राजनीति में, क्योंकि उसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम सिर्फ वो नाम रह गए जिनको कि वहाँ तक जाना भी फिर ममता बनर्जी नहीं रही थी, वहाँ नहीं जाती थी। वो शहीद दिवस मनाया जाता था, वहाँ के लोग मना लेते थे और एक कस्टमरी हो गया था जब तक कि उन्होंने ये घोषणा नहीं की कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। अपने गुस्से के चलते वो वहाँ पहुँची क्योंकि वो शुभेंदु को सबक सिखाना चाहती थी। अब अगर हम लोग उसको यहाँ देखते हैं जब सिंगूर में,
तो दूसरे बड़े प्रतीक से भी आपके दूसरे बड़े स्ट्रेटजिशियन को बीजेपी ने ले लिया है। उसके बाद फिर आप इसको लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंगूर से उन्होंने रोड शो किया, उस रोड शो की भीड़ से खुश थे, डेवलपमेंट की बात की। और आप ये सोचिए कि जिस डेवलपमेंट को रोकने के लिए, जिस इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए कभी जिस नेता ने एक पूरी स्ट्रेटजी तैयार की थी, वो आज बीजेपी की तरफ से निकलकर उसमें डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यानी लोगों को चाकरी नहीं मिल रही है, यहाँ उद्योग नहीं लगे हैं, और तमाम चीज़ों के साथ उन्होंने इस रोड शो के द्वारा बहुत सारी बातें कही। इस रोड शो के बाद दूसरा रोड शो करते हैं अमित शाह, और फिर दामजूर पहुंचते हैं। दामजूर में एक और प्रतीकात्मक राजनीति का एक और हम लोग वहाँ वो देखते हैं कि किस तरह से बीजेपी यहाँ तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है। पूरी ताकत के साथ सत्ता में आने के लिए जो लड़ाई है, उसमें वो अपने तमाम जो भी उसके पास रिसोर्स हैं, जो भी उसके पास स्ट्रेटजी है, उन सब का इस्तेमाल करती हैं। जब वो दामजूर में पहुँचते हैं तो लंच करते हैं। हालांकि भीड़ वहाँ थी दामजूर में, और जो बात मैं लगातार कर रहा हूँ कि जो शुरुआत में हम लोगों को लगा था कि महिलाओं की भारी तादाद इस वक्त बीजेपी की सभाओं में उमड़ रही है। माफ कीजिएगा, बीजेपी की सभाओं में जिस बदलाव की बात की जा रही है, उसके पीछे महिलाओं की भारी तादाद है। जब वो दामजूर में उस घर में पहुंचते हैं जिसका नाम शिशिर थाना, जिसके घर में वो एक हाथ ठेला गाड़ी जो होती है उस पर वजन ढोता है, उस पर मजदूरी करता है, उसके घर में वो खाना खाते हैं। ये बात ज़रूर है कि वो घर 2 कमरों का है, छोटा सा घर है, हालांकि बस्ती ठीक ठाक लोगों की है, जिसको आप मिडिल क्लास के लोग कह सकते हैं। वहाँ वो बीच का घर, सबसे कमज़ोर घर, सबसे टूटा हुआ घर, और उसके पास वो हाथ गाड़ी भी है। वो आसानी से संवाद भी नहीं कर पा रहा था, जितना ही काम मजदूर होता है। उसके साथ उसकी मदर रहती हैं। बस वो 2 ही लोग हैं जो उस घर में रहते हैं। वहाँ मुख्य गृह मंत्री अमित शाह खाना खाने पहुँचते हैं अपनी टीम के साथ। लगभग 6 लोगों के साथ उन्होंने वहाँ खाना खाया, और बाकायदा वो खाना वहाँ बना। क्योंकि इस तरह के आरोप हम लोगों ने बहुत राजनीति में देखे हैं कि बाहर से लाए हैं और बाहर से लाके खाना रखते हैं, क्योंकि ममता दीदी इस तरह के आरोप लगातार लगाती हैं। क्योंकि वो खाना वहीं बनाया जा रहा था, और 5 महिलाएं जो उसी मोहल्ले के रहने वाली थी, जो उसी गली में रहने वाली थी, चमरल इस तरह का नाम उस गली का था, वहाँ वो लोग वहाँ बनाते हैं बाकायदा। उसमें सारा वेज, चूँकि एक जब हम लोग जनता को जानकारी देते तो ये भी पूछते हैं कि आपने क्या क्या बनाया, क्या क्या नहीं, तो वो तमाम चीज़ें देने के बाद वहाँ उन्होंने खाना खाया। चूँकि इसीलिए ये पूरा इलाका हावड़ा और वो तमाम, आपको याद होगा कि यहाँ मज़दूरों की तादाद भी बहुत थी। यहाँ हावड़ा, कोलकाता, हुगली, ये सब हिस्सा वो है जहाँ इस बात का मैसेज काफ़ी असर कर सकता है। और ये चौथे फेज़ की वोटिंग में बीजेपी फिर प्रतीक के सहारे जिस तरह जाएगी, उसमें से एक हिस्सा है। जब अमित शाह बाहर निकले तो उन्होंने 65 से 68 सीट जो उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए सिंगूर में कही थी, ये एक बड़ी चीज़ है। क्योंकि 65 से 68 सीट अगर आप बोल रहे हैं, सिंगूर से निकलते वक्त आपने तमाम उसको कहा, तो इसको आप 91 सीट में से 60 से 65 सीट आप जीत रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप पूरी हवा की अपनी तरफ हक में होने की बात कर रहे हैं। पहले 2 फेज़ में यकीनन ज़रूर लोग मान रहे थे कि बीजेपी थोड़ा एज पर है। तीसरे फेज़ को ये माना जा रहा था कि वो ममता बनर्जी का गढ़ है। और हम लोगों ने हुगली और साउथ 24 परगना और हावड़ा की कल की बातें भी की थी, और डिटेल से बात की थी। तो उस विश्वास को वो किस तरह से बताना चाह रहे हैं, वो किस तरह से इसको एक स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आपको 2 मई को पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने कोशिश की है कि किस तरह सीट की संख्या बताकर वो जीत करें। हालांकि हर पार्टी अपनी अपनी बातें करती हैं। इस बार जिस तरह से ममता दीदी ने कहा कि वो 25 सीट बीजेपी को मिली है, और लेफ्ट और उसके सहयोग के साथ, तो मुझे लगता है कि उसी तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको सीट मिली है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उसने उन तमाम लोगों के साथ जो उनके समर्थन में वहाँ खड़े थे, सड़कों पर, छतों पर, महिलाएं की बड़ी तादाद, धूप में, वो लगभग जब हम लोगों ने देखा 2 बजे से शायद वहाँ 1:30 बजे से महिलाएं खड़ी होना शुरू हो गई थी सड़क के किनारे, छत पर चढ़ गई थी, छाते के साथ ही, धूप बहुत तेज़ थी। लेकिन जब अमित शाह निकले, वो कई बार घूमकर वापस आए, और पूरी मुट्ठी बांधते हुए, पूरी ताकत के साथ उसको लहराते हुए उन्होंने इस बात की तरफ दिखाया कि हम जोश में हैं, हमारी पार्टी सत्ता में आ रही है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं, आप बाहर निकलिए और वोट कीजिए। आज के दिन में ये 2 बड़ी घटनाएं थी जहां
वो 65 से 68 सीट का जो गणित है, अगर आप देखेंगे तो 2 फेज़ में वैसे ही 50 सीटें बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि हमने 2 सीट में जीता है। जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि 15 से 18 सीट के बीच का जो अंतर है, मुझे लगता है कि 10 से 15 सीट के बीच में वो कहीं रुकती है। अगर बीजेपी ये सीटें हासिल कर रही है तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को फिर से दोबारा अगले आने वाले फेज़ जो चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां होगा, उसमें बहुत बार सोचना होगा, क्योंकि बीजेपी अगर इस समय इस फेज़ में इतनी सीट हासिल करती है तीसरे फेज़ में, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ शुरू होता है। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि जब गढ़ और वो तमाम चीज़ें उसी समय तक होती हैं जब तक कि पत्रकार उनको अपने नज़रिए से लिखता रहता है, जनता के नहीं। जब जनता तय करती है तो वो तमाम दुर्गों को ढहा देती है। ये तमाम जो चीज़ें बनी वो 2011 में बनी है। ये गढ़ 2011 में बन गए हैं और आप 2011 के गढ़ों को इस तरह नहीं गिन सकते कि वो बहुत सदियों से बने हुए गढ़ हैं, या फिर वो वाम मोर्चे की तरह 3 दशक तक राज करने के बाद जिसको गढ़ कहा जाए उस तरह की चीज़ थी। लेकिन अभी तो वहाँ 2016 में जिस तरह से 29 सीट जीती थी, उस मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं जो तमाम, अब चौथे फेज़ की बात होगी। चौथे फेज़ में कुछ फिगर भी मैं देने की कोशिश करूंगा। जो सीटें हैं उनमें से 19 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो 19 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी, और जो 24 सीटें हैं 19 में, और जो 25 सीटें हैं 25 सीटों पर टीएमसी को अग्रता मिली थी। यानी जो चौथा फेज़ है उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत क्लोज फाइट आएगी। थर्ड फेज़ में हमने देखा कि इस अभिषेक बनर्जी का उस जो इलाका था वहाँ भी बीजेपी को वोट पड़े। आईएसएफ ने वहाँ लड़ते हुए सड़क पर दिखाई दी। वो वोट बूथ में लड़ी या नहीं ये तो नहीं कह सकते, और ये बात ज़रूर है कि वोट देते वक्त इन तमाम लोगों के लोग वहाँ दिख नहीं रहे थे। यानी कांग्रेस या बीजेपी, आईएसएफ जो लॉयल्टी है, सीपीएम की जो लॉयल माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो वोट कितना उसको दिए हैं ये भी बहुत है। ये बीजेपी की सफलता को आगे भी कर सकता है। यानी जो विश्वास उनका दिख रहा है उस विश्वास के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि पूर्व कैनिंग और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह से बाहर निकलकर आईएसएफ के लोग जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे टकरा रहे थे, यूथ के लोग टकरा रहे थे टीएमसी के माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से, वो बीजेपी की इच्छाओं में, बीजेपी की आकांक्षाओं में थोड़ा नए पर लगा रहा है। उसको अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये जब आगे की तरफ बढ़ेंगे उस पर और ज़्यादा चर्चा होगी कि किस तरह से इस पूरे बदलाव में युवाओं ने और ख़ासतौर से मुस्लिम युवाओं ने भी एक बड़ा रोल निभाया है। हालांकि वो संख्या बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं होगी। मुझे लगता है कि इस समय इतने ध्रुवीकृत चुनाव में बहुत ही कम आईएसएफ या कांग्रेस या सीपीएम उसमें कोई रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि उनको मैदान से बाहर मान लिया गया। ये बात बीजेपी के लिए थोड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है कि वो चर्चाओं से गायब हो जाएं, वो पार्टियों की कोई चर्चा ना हो, उनके बारे में कोई बात ना कर रहा हो, उनके कैंडिडेट्स को कोई मान ना रहा हो, यहाँ तक कि वो मीडिया उन पर एक छोटा सा भी ध्यान नहीं दे रहा हो। तब ये होता है कि जो पोलराइजेशन होना होता है उसमें एक वर्ग को ये लगने लगता है कि इस समय इनको वोट देकर खराब करने का कोई कारण नहीं है। ये एक बड़ी चीज़ होती है और ये कई बार आपको आगे की तरफ बढ़ाएगी। जब हम लोग नॉर्थ बंगाल के उन हिस्सों में देखेंगे जहां बीजेपी ने पूर्व मालदा में एक सीट भी हासिल की थी, मतलब उस सीट को हासिल करने के लिए, जबकि वहां मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा है, वहां इस बार कुछ चेंज होंगे। मुझे लगता है कि जब विधानसभा का वोट होगा, वो हिस्से हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब 2019 में भी, 2016 में भी जब टीएमसी जीती थी वहाँ, तो बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाई थी। यानी जो मुस्लिम वोट्स मिले थे उस समय मालदा में, नादिया में, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, उसमें जो कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती थी उसमें से ज़्यादातर सीटें वहीं से हासिल हुई थी, उसी जगह। और ममता बनर्जी जब 2016 में अपनी पूरी आंधी के साथ थी उस वक्त भी उनको इस इलाके में कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। यानी जो ट्रेडिशनली बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम था उसने कांग्रेस पर अपना भरोसा जताया। ए बी गनी खां चौधरी जैसे लीडर के परिवार से लड़े हुए लोग, इसके अलावा प्रणब मुखर्जी, अधीर रंजन चौधरी और एक पूरी कांग्रेस की जो ताकत थी वहाँ अभी तक काम कर रही थी। और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम सीपीएम या कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक वहाँ था, तमाम चीज़ें वहाँ। लेकिन 2019 में जो चीज़ चुपचाप आई है वो 2021 में अगर बड़े तौर पर आती है तो मुझे लगता है कि इस बार वहाँ कांग्रेस या जो सीपीएम है वो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाएगी। वहाँ का वोटर शिफ्ट, हालांकि ये आप ज़रूर अपने जहन में रखिए कि पूरा का पूरा शिफ्टिंग नहीं होता है।
मतलब आप पूरा का पूरा वोट उधर शिफ्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उस जगह की अपनी राइवलरी के अलग कहानियाँ होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस हिस्से में बीजेपी को ये प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि टीएमसी को तो होगी, मतलब बीजेपी के लिए एक एवेन्यू भी खुलेगा अगर सीपीएम और टीएम जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट बैंक है वो उसके साथ थोड़ा भी इंटैक्ट रह जाता है। तो अगर वो इंटैक्ट रह जाता है तो फिर ये दोहराए जाने में मुझे लगता है कि बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है उन हिस्सों में जहां ये हो। जहां नहीं होगा वहां उनको नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह की आबादी वहां है तो उन जिलों में अकेले आप सिर्फ जब अगर वो एक तरफा मतदान होता है, पोलराइजेशन एक तरफा होता है, तो उसमें फिर आपकी गुंजाइश बचती नहीं है अगर डेमोग्राफी के हिसाब से देखें तो। इसीलिए जब ये चौथे फेज की सीटें होंगी तो मुझे लगता है उस पर बहुत ज़्यादा दारोमदार होगा। आज तो चूंकि हम लोगों ने बात की सिर्फ ममता दीदी और उनके उस पर, मैं कुछ चीज़ें फिर वापस जो आपसे बातचीत कर रहा था कि मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों में आपसे बात ज़रूर करनी चाहिए कि किस तरह से ममता बनर्जी अपनी रोज की रणनीति को बदलते हुए दिखती हैं। उनको लगता है कि जैसे वो प्रधानमंत्री मंच पर बोल रहे हैं उसका जवाब देकर वो अपने आप को लड़ाई में रखने की कामयाबी रख पा रही हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको देखते हैं तो हमको लगता है कि जैसे ममता दीदी कहीं भटक रही हैं, वो किसी भी आप पीछा करके आप जीत नहीं सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कई बार जब इस तरह का दिन होगा, जब हम किसी बड़ी उस पर बात नहीं कर रहे होंगे, तो मैं कोलकाता के बारे में और यहाँ जो मैंने लिखा अक्सर उस पर बात करते हुए कुछ कविताओं को ज़रूर शेयर करूँगा। आज मुझे याद आती है, जब मैं कोलकाता को देख रहा था तो कोलकाता मुझे कैसा लगा उसको मैं देख सकता हूँ कि कोलकाता एक ख्वाब में डूबी हुई खूबसूरत आँख है, जो एक बार आपको आँख उठाकर देख ले तो फिर आप उम्र भर उन आँखों को अपनी आँख से ओझल नहीं कर पाते हैं। आप नींद में भी उन्हीं आँखों के बीच में रहते हैं। अब कोलकाता आना जैसे आँखों ही आँखों में आना होता है। इसीलिए कोलकाता, और इसी को कोलकाता का जादू होता है कहते हैं। लेकिन हर किस्से की उम्र होती है, जादू भी हमेशा नहीं रहते हैं। इसीलिए कोलकाता भी पहले सा कोलकाता नहीं रहा। जादू से जादू नहीं, आंखों की कशिश में भी अब जादू भी जादू सा नहीं है, और आंखों में कशिश भी जैसे अजनबीपन को ढो रही है। मुझे लगता है कि मैं एक कविता के साथ इसको, आज की बहस को यहीं ख़त्म करूंगा। बहस नहीं कहूँगा मैं, ये तो मेरी तरफ से मोनोलॉग होता है। आपके सिर्फ मुझे जवाब, जब आप संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मैं कुछ ठीक करने की कोशिश भी करूँगा। अगर आपको कड़वा भी लिखना है, शालीनता के दायरे में आप लिखिए। मेरे किसी उससे आपकी असहमति है तो मैं उसका स्वागत करूँगा और कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ। जैसे ये कवि है नील, उनकी ये कविताएँ हैं। अगर कोलकाता को, बंगाल पर आपको देखना है तो बंगाल और वो तमाम आपको सांस्कृतिक तौर पर तो रास्ता देते हैं आज भी। उनकी एक कविता है कि आदमी नहीं रहते, रंग रहते हैं कोलकाता में। आदमी नहीं रहते, रंग रहते हैं कोलकाता में। आदमी नहीं लड़ते, रंग लड़ते हैं कलकत्ता में। लाल रंग वाली मशहूर इमारत से झक सफ़ेद धोती के ऊपर कड़क इस्त्री वाली कमीज पहनकर बोलता है जनता का नायक, बोलता है जनता का नायक। और जनता बट जाती है रंगों में। लाल और हरा रंग एक दूसरे को करते रहते हैं अक्सर लहूलुहान कोलकाता में। ये एक बेहद खूबसूरत कविता है जो नील की। तो मुझे लगता है कि इस कविता के साथ हमको अब इस आज की चर्चा को यहीं रोकना है। फिर हम लोग कल फिर बात करेंगे। कल हम दूसरी जगह से ये बातचीत करेंगे। आज कलकत्ता में थे, कल फिर किसी और हिस्से में किसी और नई उसके साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा। लेकिन एक मुझे आपसे आग्रह है कि आप अभी, चूँकि इसको मैं इस मीडियम को समझ रहा हूँ, टीवी में बहुत दिन से हूँ, और लेकिन मैं सिर्फ इसी पर बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे नज़रिए के सहारे, चूँकि मैंने क्राइम को भी बहुत लंबे समय तक कवर किया, उन तमाम कहानियों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने लंबे समय तक कवर की, और जो आज भी अगर आपके साथ जिन लोगों ने उनको सुना ना हो, जिन्होंने उनको देखा ना हो, उनके रोंगटे खड़े कर सकती हैं या उनको बता सकती हैं कि ये किस तरह से हुआ होगा। बहुत सारी ऐसी कहानियों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देश के अलग अलग हिस्सों में इस लंबे समय में, लगभग 2 से ढाई दशक के इस सफ़र में मैंने बहुत कुछ इस देश को देखा, समझा अपनी निगाहों से। उसको भी शेयर करना है। लेकिन वो मुझे लगता है बंगाल के इस चुनाव के बीच में वो आपको कितना अच्छा लगेगा या उससे आप कितना जुड़ पाएंगे, इस पर मुझे आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा। और आप अगर वो संदेश लिखेंगे तो मुझे बेहतर भी लगेगा। आप उस पर बातचीत करें मुझसे, उसमें लिखें, और मैं उसके आधार पर आपके लिए
नई चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा, जो मेरा नज़रिया होगा। फिर आपसे एक बार मैं निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सबको शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।